जिसका किराया केएमसी लेती है, वो मेयर साहब ने सईद गनी साहब को, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर को कहा था कि उन मार्केटों को हम नहीं तोड़ेंगे। तो जब ये स्टेटमेंट आ गई थी, यहाँ तक कि सईद गनी साहब ने कहा था कि उन्होंने इन राइटिंग मुझे दिया है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्यों तोड़ा जा रहा है। Actually, Pakistan is to be blamed for the lopsided relationship with the US. नहीं, फिर भी और हमने बनाए हैं, बाकी बनाए। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कराची में जो है वो बड़े पैमाने पर तकरीबन 1 लाख दुकानें जो हैं वो गिरा दी गई हैं। इस पे आज खुर्रम शेर जमान जो वहाँ पीटीआई के रहनुमा वो बोले हैं, और आज हमारे साथ इस पर एक खसूसी मेहमान भी होंगे, वो डॉक्टर नदीमुल हक वर्ल्ड IMF के साथ जो है वो माहिर माशियात के तौर पर काम करने का तवील तजर्बा रखने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं और पाकिस्तान में मईशत और सियासत के बारीक बीन भी हैं। डॉक्टर नदीमुल हक, हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले खुर्रम शेर जमान को सुन रहे हैं कि वो कराची के बारे में क्या कह रहा है। कराची में गुज़श्ता 2 महीने से जो है वो 1 लाख दुकानें जो हैं इन्होंने मुख्तलिफ बहानों से, हीलों से गिरा दी। छोटी दुकानें थी, गरीबों की दुकानें थी। जी ज़रा खुर्रम शेर जमान की बात सुनाइएगा, क्या कह रहे हैं आज। मेयर साहब ने 50 करोड़ रुपए का हर्जाना भेजा है, वो कहते हैं कि मेरी साख को नुकसान पहुंचा है। ये उर्दू बाजार मार्केट को 40-50 साल पुरानी मार्केट है, चिड़ियाघर के बराबर में सारी मार्केट तोड़ दी। ये मार्केटें केएमसी ने बनाई हैं, इन मार्केटों का किराया केएमसी लेती है। मक्की मार्केट के सामने जेपी मार्केट है, वो कोई 700 से 800 दुकानें, उनको नोटिस दे दिए। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे एक दफा वापस गुजारिश कर रहा हूँ, खुदारा जरा इन मामला को देखें। ये मामला बहुत बिगड़ रहे हैं, लोगों को यहाँ पे बेरोजगार किया जा रहा है। ये दुकानों के पीछे 40-40, 50-50 हजार घराने चल रहे हैं। खुशनूद अली खान, इन्होंने कराची की सड़कों को खुला करने के नाम पर जो है वो कराची की छोटी दुकानों को बर्बाद कर दिया। 1 लाख दुकानें जो है इन्होंने गिराइयाँ। और डॉक्टर नदीम हमारे साथ हैं। पहले डॉक्टर नदीम साहब, ज़रा हमें आप बताएं, डॉक्टर साहब आपका क्या व्यू है कि कराची को खुला करने के लिए, कराची को खूबसूरत करने के लिए अगर 1 लाख लोगों की कुर्बानी दे दी गई है तो इसमें क्या आपके ख्याल में बुराई है? अंजुम साहब, ये इस मुल्क की बहुत पुरानी दास्तान है। हमने अमीरों के प्लॉटों के लिए पहले तो इस मुल्क का नाम बदल देना चाहिए पाकिस्तान से प्लॉटिस्तान। हमने प्लॉट की खातिर हमने इस्लामाबाद में गरीबों को निकाला, हमने DHA में गरीबों को निकाला, हमने हर जगह से गरीबों को निकाला कि गरीबों के प्लॉट निकाल दिए जाएं, उनकी जगह बड़ी कोठियां बना दी जाएं। लाहौर में 90s में शहबाज शरीफ ने जेल रोड खाली करवाया, फिरोज रोड खाली करवाया, वहाँ बड़े खोखे थे, बड़ा कुछ था, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। खाली करवा दिए गाड़ियों के लिए। गाड़ियाँ किन की होती हैं? अमीरों की होती हैं। अब यही दोबारा मुहिम चल रही है। अभी पिछले दिनों प्रोफेसर खुतबॉय ने आर्टिकल अखबार में लिखा था कि चेयरमैन सेनेट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन ले ली है। यूनिवर्सिटी की जमीन अंजुम साहब मस्जिद के बराबर होती है। यूनिवर्सिटी की जमीन एक सीक्रेट ग्राउंड होता है, अल्लाह की तरफ से चीज होती है, फ्यूचर जनरेशन की होती है। अगर वो चेयरमैन सेनेट जमीन ले ले यूनिवर्सिटी की, कोई बड़ी बात नहीं। एक खोखा कोई सड़क पे लगा ले, वो खुदा की वो कोई क्यामत आ जाती। खोखा क्यों सड़क पे लग गया? हालांकि सिंगापुर में खोखे लगे हों, लंदन में खोखे लगे हों, मैनहट्टन में खोखे लगे हों, कोई दुनिया में जगह में खोखे लगे हों। यहाँ गाड़ियों की खातर, अमीरों की खातर खोखे खाली करा दिए जाते हैं। इनके अमीरों के अड्डे जारी रहते हैं। GOR लाहौर जहाँ सारे जज और माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट रहते हैं, उन्होंने सारी सड़कें बंद करनी, अपना पाकिस्तान के अंदर एक और हुकूमत बना दी है और मुल्क बना दिया जिसके लिए पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है। वो जायज है, वो कोई बड़ी बात नहीं। कोई गरीब का खोखा ना लग जाए, गरीब का घर ना लग जाए, उसको हम ये अंजुम साहब मैं आपको क्या कहूँ, ये हमारा मुल्क है। डॉक्टर साहब, इस पे क्यों चुप हैं इंटरनेशनल इदारे? हमारे यहाँ तो किसी खातून का कोई मसला बन जाए
तो 17 NGOs आ जाती हैं इंटरनेशनल। और ये आपने सुना कि लाखों घर गिरा दिए गए, लाखों लोगों का रोजगार तबाह कर दिया गया। कोई इंटरनेशनल NGO नहीं बोली। मैं मकामी की बात इसलिए नहीं करता कि वो बड़ी कमज़ोर हैं, वो जहाँ देखती हैं हुकूमत को दबा लेती हैं और जहाँ उनकी मर्जी होती है बोलती है, लेकिन इंटरनेशनल कोई इदारा नहीं बोला इस पर। देखिए, इंटरनेशनल इदारा क्यों बोले? अगर आप लोगों को गुलामी वापस चाहिए तो खुदारा वापस गुलाम बन जाए। मांग लिया किसी मुल्क से, शायद आपको गुलाम बना ले, मेरा ख्याल आपको गुलाम बना। देखिए, इंटरनेशनल कुछ नहीं होता। हम भीख मांग मांग के गुजारा करते हैं। हम बेकारी मुल्क हैं। हम एक बिल्कुल फजूल किस्म का बेकारी मुल्क है जो चाहता है कि भीख मांग ले, घर में कोई अच्छाई ना करे। तो इसलिए बाहर की तरफ देखना मेरा नहीं साहब, हमारे पास और चॉइस क्या है? और चॉइस क्या है? हमें कहा गया था कि ये जो लीडरशिप आ रही है ये भीख नहीं मांगेगी। इन्होंने कहा था कि खुदकशी कर लूंगा, इन्होंने भीख मांगी और आने वाले भी भीख मांगेंगे। आप हमारी मुल्क जो है बेसिकली वो बेकारी मुल्क है। हम मान जाए, क्यों हम इससे कतराते हैं? हम अपने आप को गैरतमंद मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। भाई, हमारी गैरत सिर्फ कोई पसमानदा लोगों की औरतों को मार देते हैं, हमारी और कोई गैरत नहीं। ये गैरत नहीं है कि हम भीख नहीं मांगेंगे, ये गैरत नहीं कि हम अपना काम करें। आप कह रहे और क्या चॉइस है? नहीं अंजुम साहब, ये बात नहीं मानता। बहुत चॉइस, मैं इस पर लिख के तंग आती हूँ, रेडियो प्रोग्राम, TV प्रोग्राम कर करके तंग आते हैं। बहुत चॉइसेस हैं। आप चाहते हैं तो आज आपके मुल्क में मैं बहुत कुछ करवा सकता हूँ। इतनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इतना काम हो सकता है, बेरोजगारी खत्म हो, सब कुछ हो सकता है। नहीं साहब, रुकावट क्या है उस इन्वेस्टमेंट में? रुकावट क्या है? ये मुल्क कैसे ठीक हो सकता है? रुकावट बड़ी सिंपल है कि आपके सारे जो इदारे हैं, आपका इदारा ले ले, फौज से लेके, सिविल सर्विस से लेके, जुडिशरी से लेके, लीगल सिस्टम से लेके, पॉलिटिकल पार्टी से लेके, जो कुछ है ये सब गोरे का बनाया हुआ है। ये सब वो इदारा है जो 19वीं सदी का है। ये इसमें कोई नई चीज नहीं आई। हमने पार्टीशन के बाद कोई नई चीज की, हमने सिर्फ एक कॉलोनियलिज्म को जिंदा रखा है, उसको पाला है, उसको अच्छी तरह पाला है। जैसे मैंने आपको कहा ना, हमने GOR लाहौर में, जिसके ऊपर अंजुम साहब आप लाहौर के रहने वाले हैं, आप उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं कर सकते। GOR लाहौर पे उन्होंने दीवारें बना के माशाल्लाह अंदर महल बना के बैठ गए, जैसे गोरे बैठते। जैसे ईरान इराक में या अफगानिस्तान इराक में ग्रीन जोन है, वो हमारे मुल्क में खुद बनी हुई है। अच्छा डॉक्टर नदीमुल्लाह, अगर ये कराची की दुकानें जो हैं ये तो बहुत ही मामूली छोटी बड़ी सस्ती वाली दुकानें थी, इनसे आप क्यों इतने मुतासिर है कि ये नहीं गिरानी चाहिए थी? जी, मैं तो इसके फेवर में हूँ। मैं तो लिख चुका हूँ, हजार बारी कह चुका हूँ। अगर हमने, इमरान खान कहता है हमने 10 मिलियन नौकरी देनी है, इमरान खान को मैं 10 दफा लिख चुका हूँ। इमरान खान के होने से पहले 30 साल से मैं लिख रहा हूँ कि भाईजान अगर आपने नौकरी देनी है तो एक ही तरीका देने का, या बहुत अच्छा तरीका, एक नहीं बहुत अच्छा तरीका देने का है, हर गरीब आदमी को खोखा देते हर शहर की गली पे। लाहौर के अंदर मेरे नजरिए में कम से कम 5 लाख खोखे लगने चाहिए, कराची में तो शायद ज्यादा लगने चाहिए, इस्लामाबाद में लाख खोखा लगना चाहिए। हमें हर शहर में खोखा लगना चाहिए और हर सड़क पे लगना चाहिए, और अमीर की गाड़ी रोकना चाहिए। खोखा जरूरी है, अमीर की गाड़ी का जरूरी है। दुनिया जहान में अमीर की गाड़ी पे रुकावटें हैं। लंदन चले जाए रुकावटें, दुबई चले जाए रुकावटें, मलेशिया चले जाए रुकावटें, सिंगापुर चले जाए रुकावटें। गाड़ी को कोई डॉक्टर साहब करते क्यों नहीं है हमारे हुक्मरान? मैं खुशनूद अली खान बोल रहा हूँ। आप तो लाहौर को रो रहे हैं, इस्लामाबाद में एक पूरा सेक्टर I-8 जो ब्यूरोक्रेट्स का है, वो इस्लामाबाद का रेलवे स्टेशन था। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, इस पे अमल क्यों नहीं होता? पाकिस्तान को ये पलाटिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं? खुशनूद साहब, इस पे अमल इसलिए नहीं होता कि आप मीडिया भी इस पे बहुत कतराते हैं। आप इस पे कितने प्रोग्राम करते हैं, कितने करने को तैयार है। आप मीडिया भी सिर्फ चाहते हैं 3 पॉलिटिशियन बैठते हैं, वो आपस में लड़ाई करे कि किसी ने क्या कहा, किसने क्या कहा। वो होता है इस मुल्क में किसी को कोई आइडिया नहीं कि क्या पॉलिसी होती है, क्या कहते हैं हुकूमत होती है। क्या हमने तो एक फरसूदा निज़ाम बनाया हुआ है, गोरे का निज़ाम चला रहे हैं। हम ना पॉलिसी बनाते, ना कोई बात करते, ठीक मांग के आ जाते हैं, ना कोई दोनों हाथों की बात सुन लेते हैं। हमारे पास कोई ना आइडिया, ना कोई डिबेट है। अच्छा डॉक्टर नदीमुल्लाह, क्या ये पॉसिबल है कि ये 1 लाख नौकरियां खत्म करने वाले 50 लाख नौकरियां इमरान खान दे दें? इनके बस में आपको नजर आता है कि अभी फौरी तौर पे ऐसा पॉसिबल है अगले साल में, 2 साल में? नौकरियां तभी खुल सकती हैं। मैं बड़ी छोटी सी, मैं हर बात हमेशा कोशिश करता हूँ बड़ी छोटी करूँ, बड़ी बात करने की जरूरत नहीं होती। नौकरियां तभी लग सकती हैं अगर
अगर आप शहर को एक नौकरी का निजाम बना दें, जिसका मतलब है कि शहर इंसानों के लिए होता है, गाड़ियों के लिए नहीं होता। अमीर की गाड़ी को रोकना पड़ेगा, उसको पार्किंग का निजाम बनाना पड़ेगा, पार्किंग के लिए पैसे दे, उसका निजाम बनाना पड़ेगा, वो सड़क यूज करने के लिए पैसे दे। जो बंदा सड़क पे चल रहा है वो 100 रुपया कम से कम चलने का दे सड़क पे, जो बंदा पार्किंग कर रहा है कम से कम 100 रुपया घंटा दे पार्किंग का। अगर ये निजाम नहीं बनाएंगे तो सड़कें नहीं खुलेंगी, तो गरीब के लिए जगह नहीं बनेगी। नंबर 2, अगर आप बिल्डिंगें नहीं बनाएंगे, जो 100 स्टोरी की बिल्डिंगें होंगी, तो गरीब को जगह नहीं मिलेगी रहने की। अब जगह सिर्फ फ्लैट में रहने की, अब जगह ये नहीं है कि आप शहर को फैलाई जाए। हमने लाहौर को फैला दिया 100 मील दूर। लाहौर में आप आबो हवा देखें, जब साहब इस वक्त लाहौर में सांस नहीं आ रहा, लोग मर रहे हैं। हम बात ही नहीं को कर रहे, हम तो किसी चीज को समझ ही नहीं रहे। नौकरियां तब निकलेंगी जब शहरों को आजाद करें। अगर ये सोच रहे नौकरियां हुकूमत दे देगी तो कुछ नहीं दे सकती। पीआई में लाख बंदे भर ले, वो मर जाएगी, मर गई ऑलरेडी पीआई में और मर जाएगी। डॉक्टर नदीम उल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को एनलाइटन किया और एक आइडिया के साथ पाकिस्तान को रूशनास कराया कि नौकरियों का तरीका क्या है। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और हम बात करेंगे कि ये कराची का उर्दू बाज़ार, जो कराची की पूरी जनरेशन की एक यादगार है, इसको बर्बाद क्यों कर रहे हैं, इस पर एक और बड़े स्कॉलर का, एक और बड़े आलिम का हम पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ये कराची में 1 लाख दुकानें गिराकर 3 से 5 लाख लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं और अब ये कराची का उर्दू बाजार बर्बाद करने जा रहे हैं। और हर कराचीआइट, मेरे समेत जो भी वहां रहा है, उसकी यादें हैं इस बाजार के साथ। जमाना तालिब इल्मी में उर्दू बाजार के कई चक्कर लगाए गए और ये खास तौर पर लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, इसको ज़ाया न किया जाए। और इस पर बात करने के लिए नाज़रीन आज हमारे साथ हैं कराची के सकाफती, तमद्दुनी और मुआशी मसाइल पर एक बहुत ही दानिशमंद और बुलंद आवाज़ आरिफ हसन साहब। आरिफ हसन साहब जो है वो पेशे के एतबार से आर्किटेक्ट हैं, लेकिन वो गरीबों की आबादियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और उनकी तरक्की के लिए भी बहुत काम करते हैं। आरिफ हसन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। आरिफ हसन साहब, हम यही बात करना चाह रहे हैं कि ये उर्दू बाजार को कल बर्बाद करने जा रहे हैं, मुनहदम करने जा रहे हैं। और मेरे साथ खुशनूद अली खान साहब भी हैं, को एंकर है मेरे साथ, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। तो खुशनूद अली खान, आरिफ हसन साहब से आप बात करें ताकि। आरिफ हसन साहब, मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि आप जो कराचीइट्स हैं, जो कराची की ज़िंदगी हैं, कराची के मेमार भी हैं, आपने कभी इससे पहले कोई ऐसा नक्शा भी दिया? जैसे आप यूरोप में जाएं तो आपको बाज़ इलाके ऐसे मिलेंगे जहां सड़कों पर रेस्टोरेंट हैं, सड़कों पर कुर्सियां बिछी हैं, आप वहां चल सकते हैं। कोई ऐसा नक्शा पेश किया आपने जिसमें शहर भी रहे, शहरदार भी रहें, दुकानें भी रहें और शहर आबाद भी रहे और रोजगार भी रहे? मैंने एक सवाल में बहुत से सवाल जी आरिफ हसन टाउन प्लानर भी है। जी आरिफ हसन, देखिए, एक दफे नक्शा नहीं दिया, कई दफे दिया। ना सिर्फ नक्शा दिया, किताबें भी लिखी कि किस तरह से ये शहर जो है ये बदला है, तब्दील हुआ है। बताया कि ये जो मईशत है शहर की, इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो गैर रस्मी मार्केट और गैर रस्मी तिजारत है, जो कि असल मायनों में तकरीबन 70% मुलाजिमतें और नौकरियां जनरेट करती हैं। ये एक दफे नहीं, बहुत दफे बताया, नक्शे भी बता के दिए, हुक्मरानों से भी बात की। और ये जो हो रहा है इस वक्त, ये सिर्फ कराची की मईशत नहीं तबाह कर रहा, बल्कि ये कराची की सखाफत भी तबाह कर रहा है। क्योंकि ये जो रिश्ते थे इन मार्केट्स के लोगों के साथ और आपस में, ये पुराने रिश्ते थे, ये 50-60 साल पुराने रिश्ते थे जो मुस्तकिल मुस्तहकम होते रहे। और ये जो मंडियां आपने बर्बाद की हैं या जिसने भी की हैं, इनके रिश्ते कीनिया से थे, चाय के हवाले से, सिलोन से थे। इनके रिश्ते जानवरों के हवाले से अफ्रीका से थे, साउथ ईस्ट एशिया से थे,
ड्राई फ्रूट के हवाले से अफगानिस्तान से थे, लंबी लिस्ट है, ये छोटी नहीं है। हमने एम्प्रेस मार्केट और तबाह कर दी। आपने इस सब को खत्म कर दिया। और आप बताइए मुझे, कहीं किताबों की दुकानों को बिस्मार किया जाता? हाय, ये तो एक इतना बड़ा जुल्म है कि समझ नहीं आती कि क्या करें। जी चाहता है कि जाके बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएं और मर जाएं। ये जो किया जा रहा है, इसका नतीजा क्या होगा? आरिफ साहब, ये कौन है जो कर रहे हैं? इनको आप क्या नाम देंगे? ये काश वसीम के मुझे पता होता। वसीम अख्तर को आप जानते मैं हैं? इस नतीजे पे पहुंचा आरिफ हूं। हसन, आप वसीम अख्तर को जानते हैं? वो मेयर है लाहौर कराची के। आप उनको जानते हैं, आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने शहरियों ने इसलिए कमेंट तो मुंतखब हम किया। हजारों कर चुके, पूछ भी चुके। देखिए, मेरा अपना जो ख्याल बनता जा रहा है कि ये किसी बड़े मंसूबे के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कहीं से भी इसकी मुखालिफत नहीं आई। तो वो ना किसके अदलिया लिए से काम कोई कर रहे हैं? मुखालिफत आई, आरिफ साहब, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे लगता ये है कम से कम सदर के हवाले से कि ये गरीबों को यहाँ से निकाल के, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जेंट्रिफिकेशन का एक सिलसिला शुरू करें। एम्प्रेस मार्केट से? जी, एम्प्रेस मार्केट से, एम्प्रेस मार्केट से शुरू करेंगे और आहिस्ते आहिस्ते फैलाएंगे लाइट हाउस तक, आप जहां तक भी हो। और मुझे ऐसा लगता है, वरना तो इसमें कोई, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, डजंट मेक सेंस। आप जो हैं शहर की सकाफत बर्बाद करें, उसकी मईशत बर्बाद करें। आप जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 6 लाख के करीब लोगों की मुलाजिमतें खत्म करें, और ये सब लोग यहाँ बसाए जा सकते हैं खूबसूरती से, अच्छी तरह से, कोई आरिफ मसला नहीं साहब, है। ये शहर बर्बाद करने वाले क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? मेरे ख्याल में ना सिर्फ जालिम है, मेरी नजर में तो मुजरिम है। आरिफ हसन, लोग क्यों नहीं इस पर रिएक्ट कर रहे? लोग क्यों नहीं चीख रहे? लोग क्यों नहीं रो रहे? लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? उनके घर लुट रहे हैं। ये एक माहौल ऐसा बन चुका है यहाँ जो कि खौफ का है। मसलन मैं एम्प्रेस मार्केट गया, कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनसे कहा कि भाई एहतजाज करें। कहने लगे कि एहतजाज कैसे करें, आजकल तो गायब हो जाते हैं लोग, हमें धमकियां दी गई हैं। यानी दुकानदारों ने कहा हमें धमकियां दी गई हैं, हमें बताया गया है कि तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। आरिफ साहब, मर तो हमारे गए, से कहा वैसे गया। उनका नामो निशान वैसे नहीं रहा, उनके बच्चे मर गए आरिफ साहब, भूख से, उनका सारा बिल्कुल कुछ। भूख से मर गए, कर्जे में डूब गए, 1-1.5 महीने में कर्जों में डूब गए। जो आसमान पर था वो जमीन पर आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आप बताइए इसका हल क्या है, कहाँ जाएंगे लोग? इसका हल मातम है। एक ही चीज हो सकती है, और मैं भी फिर यही कहूंगा जो पहले कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहब जो इसका नोटिस लें। कराची वाले बड़े एक पैमाने पे दिन गुर्बत फैल रही है। सड़कों पर निकलकर मातम करें, मातम, मुनज्जम मातम करें, और कोई इलाज नहीं है इसका। मेरा भी आपसे ख्याल मुख्तलिफ नहीं है, और कोई इलाज नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात कहता चलूं यहाँ जी जी, कि ये कहते हैं उर्दू बाजार नाले पे बना हुआ है, एक हबीब बैंक भी बना हुआ है नाले पे, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल नाले पे बना हुआ है। पार्किंग भी बनी हुई है बाईस मंजिला बिल्डिंग। हुकूमत की नाले पे, एक एमपीओ हॉस्टल भी बना हुआ है नाले पे, हाँ, 2 मकान भी अमीरों के बने हुए हैं नाले पे। ये तो सब है मौजूद, देख ले, ये हमने डॉक्यूमेंट किए हुए हैं। आरिफ हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नाज़रीन को एनलाइटन किया। तो आपको जानते ही था, आज पूरा पाकिस्तान ने भी आपको सुना। अच्छा खुशनुदी खान, बात यह है कि ये जो बात आरिफ हसन कर रहे हैं, जो नदीमुल हक कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के दानिशमंद मैं तरीन तो लोग। एक बात पूछता हूँ अंजुम रशीद, रोजाना आप पूछते हो, आज मैं आपसे पूछता हूँ, ये कौन है? ये कौन लोग हैं? कौन सी कुव्वतें हैं? किसके कहने पर कर रहे हैं? हंसता बसता कराची, मालदार कराची, हमें पैसे देने वाला कराची, पंजाब को रोजगार देने वाला कराची, पख्तूनख्वा को रोजगार देने वाला, बलोचों को, हर एक को रोजगार देने वाला कराची क्यों बर्बाद किया जा रहा है? खुशनुदी खान, 1 लाख दुकानें, एक दुकान में 2 से 3-4 बंदे काम करते हैं भाई फैमिली ना, हाँ। एक फैमिली तो कम से कम है। 5, इसका मतलब इन्होंने 5 लाख खानदानों को बर्बाद कर दिया, भूखा मार बर्बाद कर दिया। रात को वो
थे और सुबह नहीं थे। और इसका रद्द अमल आएगा, इसका रद्द अमल आएगा। इसका ऐसा नहीं है ये लोग ये बात ठीक कह रहे हैं कि ये खौफजदा करके लोगों को ये दुकानें खाली करवा रहे हैं। अच्छा, वो बार बार कह रहे हैं, अब तो पीटीआई भी कह रही है कि चीफ जस्टिस साहब इस पर तवज्जो करें, प्लीज इसको रिव्यू करें। मुझे तो ये मालूम है, मैं तो यही कर सकता हूं, मैं यही सीखा हूं कि मैं बात करूं मजलूम की, लिहाजा कोई समझ नहीं आ रही। चीफ जस्टिस साहब प्लीज 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 इसको रिव्यू करें, और इसको रिव्यू करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको रिव्यू करें। हो सकता है वसीम साहब तो किसी और ताकत के कहने पर लगे हों, लेकिन ताराज वो करते हैं शहरों को जो कंकरर हों और जो जालिम भी कहलाएं। वसीम साहब उस शहर के नुमाइंदा लोगों के नहीं हैं नुमाइंदे, वो किसी और के नुमाइंदे हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो पंजाब में बैठा हूं, लेकिन मैं ये अगर ये महसूस करता हूं तो कराची वाले क्या महसूस करते होंगे। खुर्शीद अली खान, चीफ जस्टिस साहब को नदीमुल हक को बुलाना चाहिए। डॉक्टर नदीमुल हक कोई छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है पाकिस्तान का। आरिफ हसन कोई आम आदमी नहीं है, ये कराची की बहुत बड़ी आवाज़ है, कराची की बुलंद आवाज़ है, कराची की महज़ब आवाज़ है। चीफ जस्टिस को इन्हें सुनना चाहिए और उसके बाद फैसला करना चाहिए। यार ये हाल सारे शहरों का है। मैं इस्लामाबाद से हूँ, इस्लामाबाद में आपने हमारा रेलवे स्टेशन ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया। अगर चीफ जस्टिस गिराने पे आए हैं उसको भी गिराए ना यार, कराची उसको भी गिराएं। कराची के इसलिए कि वो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने रेलवे स्टेशन ही पूरा सेक्टर ही खत्म कर दिया, अपने घर बना लिए। अली खान 100% कराचियाइट की जो है वो यादें उर्दू बाजार से वाबस्ता हैं। हम उर्दू बाजार में जो है सारी उम्र बचपन में मैट्रिक से यार सिर्फ उर्दू बाजार नहीं, इस मुल्क में हर तरफ एम्प्रेस रोना रोना है। लाइट लोग हाउस पूछते हैं क्या हो रहा है। ये क्या मुल्क को कहा गया था कि जी रोजगार होगा, नौकरियां होंगी, बर्बाद हो गए, वीरान हो गए। मैंने करोड़पति को भी रोते देखा है, मैंने अरबपति को भी रोते देखा है, लखपति को भी रोते देखा है, और जो रोज कमा के खाता था उसको भी रोते देखा। इनको समझ भी नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, उसको ये इन्होंने बर्बाद कर दिया, उसको अंधेरों में तब्दील कर दिया। वहां 1 लाख नौकरियां छीन के। इस पे मैंने इमरान खान साहब को लिख के मशवरा दिया, इमरान खान साहब जाएं कराची बैठे, जाएं कराची बैठे, पूछे ये क्या है, आप हुक्मरान है। वो जो आप कहते थे ना हजरत उमर ने क्या कहा, अगर कुत्ता प्यासा मरेगा, दरियाए फुरात जो बह रहा है, और ये नहीं कहा लंगड़ा कुत्ता, लूला कुत्ता, कहा कुत्ता, यानी जो अपने कदमों से चल के जाके प्यास बुझा सकता है। अगर उमर फारूक उसका जिम्मेदार है, जनाबे इमरान खान साहब, अगले जहान में मैं तो ये आवाज दूंगा कि मैंने अपना हक अदा कर दिया था। मैंने बात कर दी थी कराची वालों के लिए, मैंने बात कर दी है पाकिस्तान वालों के लिए। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या एजेंडा है, किसका एजेंडा है। वजीर आजम साहब को और चीफ जस्टिस दोनों को चाहिए कि वो कराची पे रहम करें और वो वहाँ जाके देखें और वहाँ मजीद तबाही से बचाया जाए और उनको सुना जाए। एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम नाज़रीन बात कि इमरान खान साहब ने आज अपने इंटरव्यू में क्या कहा है और क्यों कहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तुर्की के टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, ज़रा वो सुन लें, फिर इस पर हम बात करते हैं। Pakistan, unfortunately, rather than fixing its economy and standing on its own feet, it over the years developed this dependency syndrome on aid, foreign aid and easy loans. But whenever you rely on other people for aid and loans, there's no free lunch. So you have to pay a price. And Pakistan paid a heavy price. In the 80s, we became a frontline state in the Afghan Jihad. After we got a bit of money, but then we were left with 4 million refugees in Pakistan, drugs and Kalashnikov culture, sectarian groups, militant groups were left behind.
And then 9/11 comes and Pakistan again joins the US in its war on terror, when Pakistan had nothing to do with 9/11. खुशनूर अली खान, आपने इमरान खान को सुना और इमरान खान की दानिशमंदी पर मैं कोई डाउट नहीं कर सकता। एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि कर्जे लेने की कीमत अदा करनी पड़ती है, हमने माजी में किया, वो उन्होंने कहानी सुना दी है, मुझे सुनाने की जरूरत हम किराए के कातिल नहीं थे, किराए के कातिल थे, लेकिन आज हमारी शहादतें मुर्दों में नहीं बदली गई। हमें कहा गया शहादत है, फिर हमें कहा गया कि नहीं तुम मुर्दा हो, हलाक हो गए हो। लेकिन मेरी देख, आप माजी का मातम करना चाह रहे हो। ये इमरान खान ने जब तो मैं किसको मातम करूं? मैंने इस्लाम के लिए, दीन के लिए कुर्बानी दी। अब मुझे आप कहते हो, आप खुद ही कहते हो, आपने मुझे कहा था ये ऐन इस्लाम है, ऐन जिहाद है, और आप ही मुझे कह रहे हो कि नहीं तुम तो हलाक हो गए थे और तुमने किराए की बंदूक थे। मैं किराए की बंदूक था, मेरा वजीर आजम कह रहा है किराए की बंदूक बनना पड़ता। अच्छा, लेकिन गलत नहीं कह रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा, लेकिन मुझे एक बात, एक सेकंड, एक मेरी सवाल, एक सेकंड, आपकी समझ नहीं आएगी। अगर इमरान खान कह रहा है कि भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, तो इमरान खान को यह समझ क्यों नहीं कि ये कराची में, ये इस्लामाबाद में ये जो बिल्डोजर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान को दस्ते नगर कर देंगे दूसरों का? क्यों नहीं समझता? और एक और बात, हमारा इलेक्टेड वजीर आजम वहां अंग्रेजी बोल रहा है, पंजाबी बोल इमरान खान, पंजाबी बोल, और समझाओ लोगों को जो तुमसे प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि तुझे बेहिसाब वोट दे दिए, मगर ये प्यार करने वालों से प्यार करो जवाब में। खुशनूर अली खान, मेरी बात सुनो। आज आप चीन से कर्जा ले रहे हो, आज आप यार कर्जे ले रहे हैं, सुन तो लो। स्टेट बैंक कहता है कई खरब बढ़ गया कर्जा, कई खरब, 5 महीने में कई खरब बढ़ गया। मुझे तो समझ ही नहीं, अब जा किधर रहा है, कोई चादर है अंदर सुराख हो गया। मैं तो इमरान खान साहब की अपनी गुफ्तगू को एनालाइज करना चाह रहा हूं। वो ये कह रहे हैं, ओ भाई स्टेट बैंक से हटा के करोगे? अच्छा, और वो भी कानूनी। अच्छा, अब इन्होंने सुनो, सऊदी अरब से कर्जा लिया, हमने सऊदी अरब को भी कीमत अदा करनी है। हमने यूएई से कर्जा लिया, स्टेट बैंक हमने 5 माह के दौरान वफाकी हुकूमत के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में मजबूरी तौर पर 22 खरब 40 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुझे तो गुफ्तगू से कोई गर्ज नहीं है, कोई भी करे, लेकिन मुझे एक बात, मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत एहतराम करता हूं। खुशनूर खान, मैं जरा बात करना चाह रहा हूं कि हम सऊदी अरब में मक्का मदीना है, उस पर मैं वारी, मेरे बच्चे वारी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चीन पे ज़रा बात कर लें कि इस पे अमेरिका का जो एतराज़ है और पूरी दुनिया का एतराज़ है, गैर चीनियों का, यूरोप का एतराज़ है कि पाकिस्तान जो है गवादर को अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट बना रहा है। भाई पहले वहां सऊदी आए हैं, अब वहां यूएई वाले आ रहे हैं, हम खुश हैं। वो भाई हम कहां गए, हमारा गवादर कहां गया, हमारा बलोचिस्तान किधर गया, हमारे बलोच किधर गए यार, हमें क्या थ्योरियां दे रहे हैं? अच्छा, तो अब इमरान क्या कह रहा है? अभी भी कर्जे ले रहा है और कर्जों को तनकीद कर रहा है, कर्जे सऊदी अरब से ले रहा है। मुझे ये बताओ, 2 दिन से आप इकोनॉमिस्टों से गुफ्तगू कर रहे हैं, इमरान खान की गुफ्तगू और है, मेरे मुल्क के इकोनॉमिस्ट कुछ और कह रहे हैं। पाकिस्तान को कहां ले जाना है अंजुम रशीद? भाई बात यह है कि ये कह रहे हैं भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, इमरान खान कह रहे हैं कर्जों की, तो इमरान खान खुद कर्जे ले रहे हैं, चीन से कर्जे ले रहे हैं, भारी कीमत। टूट गया, रूस टूट गया, रूस टूटा। मैंने इस प्रोग्राम में बताया था, मेरे दोस्त कहते हैं रूस की फलां रियासत जाओ और $1 निकालो तो रशियन लड़कियां तुम्हारे गिर चक्कर लगाती हैं, कौमें कहां चली जाती हैं। अंजुम रशीद, ये संजीदा मामला है, मैं इस पे जज्बाती हूं। मैं ठीक कह रहा हूं, आप ठीक कह रहे हैं। हमें चीन जापान ना बताएं, अब हमें पाकिस्तान बताएं। पाकिस्तान इमरान खान हमें ये बताएं, पाकिस्तान किधर है, पाकिस्तान की मैशत किधर है, वो बताएं। इमरान खान हमें ये बताएं कि हम अब कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन ये भी कर्जे ले रहे हैं और इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और वो जो अदा करनी पड़ेगी उस पर अभी बात करना। एक बात देखिए, ये जो आप सदाएं दे रहे हैं, मैं सर डॉक्टर शाहिद मसूद का
जुर्म होगा, कोई उसने फ्रॉड किया होगा, सब किया होगा। लेकिन एक वीडियो थी इसकी, अगर मेरा प्रोड्यूसर चलाए, एक गाड़ी के अंदर डर में बंद दूसरे मुजरिमों के साथ डॉक्टर शाहिद मसूद को निकाला जाता है हथकड़ी लगा के। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप देना चाहते हैं आपको भी ले जाएंगे? डरा रहे हैं। ले जाएं। अगर आपने यही करना मीडिया के साथ, यह सिंबॉलिक है। डॉक्टर शाहिद मसूद हमारा हिस्सा है। आप क्या मैसेज देते हैं? एंकर है भाई, वो पाकिस्तान का अंजुम रशीद को बोला एंकर, पाकिस्तान सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, अंदर हो जाएंगे, सब डरे हुए हैं, बोलता ही नहीं कोई। कमजोरी यही है कि पूरे प्रोफेशन ने डॉक्टर शाहिद मसूद, मैं कहता हूं आप अंदर रखे हैं, उसे फ्रॉड किया रखे हैं अंदर, हथकड़ी लगा के। आपने इससे पहले आसिफ जरदारी को उस वो जो टैंक नुमा गाड़ी होती है, पहले उसको बना दिया था कुछ, अब इसको बना दिया कुछ। क्या बताना चाहते हो हमें? क्या बताना चाहते हो? क्या मैसेज दे रहे हो? वजीर आजम साहब आप नहीं देखते, आप कहते हैं ये किधर भाग जाएगा। पुलिस का, FIA का सिपाही आपको हाथ लगा दे, आप गिरफ्तार होते हैं। मैंने आज पूरा दिन इस पे सोचा कि ये मैसेज है हमारे लिए, और हमें कह रहे हैं फलां डूब जाएगा, फलां डूब जाए। भाई डूब गया सब कुछ। अच्छा, एक खुशनुदी खान, इन्होंने कहा कि आप तो कहते थे मीडिया ने मेरा साथ दिया है, मैं मीडिया, आपको मैं कह रहा हूं कि अगर डॉक्टर शाहिद मसूद ने फ्रॉड किया है, ऑलराइट, उसे पकड़ लो, उसे सजा दे दो, मगर ये तो नहीं करो यार जो आप कर रहे हो। क्या मैसेज दे रहे हो? अच्छा खुशनुदी खान, एक तो हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन मैंने बहुत सारी बातें, खबरें देनी है अगले सेगमेंट। नाज़रीन, एक तो खुश खबरें भी देंगे और हम फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो रवैया अपनाया है इस पर भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक है, जाइएगा ना कहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। खुशनुदी खान, पहले आप ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दे दें, दूसरी मसाइल पे बात करेंगे। देखिए, आजकल शहजादे आने का रिवाज। हाँ जी, मैं खबर दे रहा हूं आपको, खबर कि सऊदी वलीअहद पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। सऊदी वलीअहद पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन वो असल में इंडिया और चीन जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता था कि वो इस रीजन में आए और पाकिस्तान ना आए। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, वो आ रहे हैं, मगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप जो तुर्की गए। अब इससे जुड़ी हुई एक और बात सुन ले। मुझे नहीं पता मलिक रियाज ने क्या किया, क्या जुर्म किया, किधर पैसे आगे किए पीछे किए। मैं आपको खबर बता दूं कि मलिक रियाज को सऊदी अरब से ही मदद आ गई है। वो क्या मदद है ये मैं नहीं बताता, लेकिन आपको एक और बात मलिक रियाज के हवाले से बता दूं। आपने मलिक रियाज की कदर नहीं की। मलिक रियाज सऊदी अरब में तामीर नाव का काम करेगा। मलिक रियाज शाम की तामीर नाव का काम करेगा। वो इदारों को पसंद आ गया है, और आप पाकिस्तान वाले आप ढूंढ से चरा गए रुखे जेबा लेकर। आपका एटीट्यूड ये है कि आप अपने जो बहुत मुल्क के लिए काम करते हैं उन्हें आप कहीं और भेज देते हैं। फिर मेरे पास एक और, मैं अभी देख रहा था शेख रशीद साहब को, और हमारी एक एंकर ने उनसे इंटरव्यू किया है, मुझे नहीं पता उनसे क्या पूछा है, लेकिन शेख रशीद पिछले 5 दिनों से सबसे इन सियासतदान है जो एग्जैक्ट जानता है कि इस मुल्क का आइंदा
सियासी नक्शा क्या होगा। और अब एक और बात आपको बताऊं, ये जो भी हो रहा है सियासी नक्शा, वो सारे का सारा उसमें इमरान खान की ख्वाहिश क्या है। अजीब बात है, मैं ख्वाहिश बता रहा हूं, मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, कि इमरान खान चाहते हैं कि बिलावल मैदान सियासत में रहे, लेकिन कुछ चीजें जनाब बिलावल के लिए वो शजरे ममनुआ समझते हैं, मगर वो क्या होंगी शजरे ममनुआ, क्या तफसील है उनकी, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। मेरा ख्याल आज इतना काफ़ी है, कुछ लाइनें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन इस मुल्क में आइंदा क्या होगा ये एग्जैक्ट शेख रशीद अहमद जानते हैं। जी वो जालिब साहब का शेर है, तो उससे पहले भी यहाँ एक शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। अच्छा, आज फयाजुल हसन चौहान साहब के बारे में उन्होंने बड़ी नाजेबा गुफ्तगू की, लेकिन जो इवेंट था कैसे वो था, मैंने वाकई नहीं सुनी। उन्होंने उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को शर्म आनी चाहिए। सुन लें फिर से। एक बात, थोड़ी सी सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए, सिर्फ आवाम को नहीं लानी चाहिए। मीडिया को भी शुतर बेमहार नहीं होना चाहिए। इतनी तमीज़ आपको होनी चाहिए कि काजी हुसैन अहमद साहब की याद में हम यहाँ खड़े हैं, जो जमात इस्लामी के अमीर थे, और मैं अगर PTI का एक स्पोक्स पर्सन होने के हिसाब से यहाँ पे आया हूँ, तो आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। अब ये इतना जो इनका तकब्बुराना रवैया है, ये नॉन पॉलिटिकल रवैया है, ये इनको जो है वो वजीर तालीम बना दिया, वजीर इन्फॉर्मेशन, ये चेहरा है इमरान खान का। आप जरा और तरह समझ रहे हैं, वो और बात कर रहे हैं, मैं उनका डिफेंडर नहीं, हाँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सियासत में सफ़र जारी रहता है। मैं एक ऐसे मौके पर आया हूँ जिसे आपका सवाल जो है वो थोड़ा उसको धुंधला दे। मैं को अखबार नवीसों के खिलाफ नहीं, मैं तो समझता हूँ कि सवाल जो है वो सीधा है, उल्टा है, वो अखबार नवीस का हक है। और मैंने अगले दिन भी कहा है कि तरदीद या वजाहत वो सियासतदान का हक है। लेकिन ये जो थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद के हवाले से कहा कि ये जो सोचा जा रहा है कि मीडिया पर कदगने लगेंगी, इंशाअल्लाह हाँ, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। देखें, और किसी को ये इल्म ही नहीं है। अब हमारी या आपकी, आप ज़रा अंदाज़ा करें, ख़ाबर नईम हाशमी हमारे साथ ही था, और ख़ाबर नईम हाशमी जैसे आदमी ने कोड़े खा लिए। ये इन्हें इदराक नहीं है खुशनुदी खान बात क्या बात करनी है और क्या नहीं। इनकी हुकूमत सिर्फ इसलिए कायम है कि ये इलेक्टेड है, जमहूरियत है, और जमहूरियत बग़ैर आज़ादी सहाफ़त के, मीडिया की फ्रीडम के जमहूरियत नहीं चल सकती, और ज़िंदगी नहीं चल सकती, कारखाने नहीं चल सकते। आज़ादी जो है वो इंसान का बुनियादी है। इस पर जिस तरह से इन्होंने बिहेव किया वो अलग बात है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि जमात इस्लामी जो है वो अपने अकाबरीन की बरसियाँ नहीं मनाया करती, ये काजी हुसैन अहमद की बरसी क्यों मनाई है? इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। पहले देखें, एक मेरा सवाल है, आपका ज़ाती ताल्लुक है, आपकी जो गुफ्तगू, मैं तो जमातिया रहा हूँ, और मैं 11 साल अपनी ज़िंदगी के 11 साल इशरा में इसलिए रहा कि वहाँ सैयद मौदूदी रहते थे। हाँ। और मैं जैलदार रोड पर रहा, वो जैलदार पार्क में थे, उनके बेटों से मेरी दोस्ती थी, उसके पर्चे का भी मैं जरा सुन लें। मेरा एक सवाल है, जमात इस्लामी के या तरीके इस्लामी के कायद और बानी सैयद मौदूदी का दिन क्यों नहीं मनाया जाता? ये एक अहम सवाल। काजी हुसैन अहमद से बात शुरू हुई है, क्या काजी हुसैन अहमद सैयद मौदूदी की तहरीक से नहीं थे? और सैयद मौदूदी का यौम विलादत, कोई यौम, कोई खिलाफत और मलूकियत लिखने का दिन कुछ छोटा काम तो नहीं था, बड़ा काम था। ये क्या बात है कि इतनी बड़ी तारीख, वैसे मैं सैयद मौदूदी को, मैं तो बरेलवी हूँ ना, मैं क्या करता था, वो असर की नमाज के बाद जो पानी छोड़ते थे, मैं दौड़ के उसे पी लेता था कि ये किसी अच्छा बात ये छोड़ो पानी है, मजाक पे नहीं उड़ाओ ना, मैं तो अकीदतमंद था बड़ा। लेकिन जो अब जमात इस्लामी है
वो जरा मुख्तलिफ है। और लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे बड़ा काजी इख्तिलाफ हुसैन है। अहमद ने नई जमात इस्लामी बनाई थी मार्शल्लाह के साथ मिलके और अफगान जिहाद में ये हिस्सा लिया आपका और आपकी राय होगी। उसको मैं जिस जो इस्लामी से मेरा ताल्लुक है वो जालिमों काजी बारा, ये एक पूरी कहानी है इसलिए एक जज साहब पे आज बात हुई है, वो करें आप। हाँ, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं फर्रुख इरफान, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो रेफरेंस आया है कि इनका नाम पनामा लिस्ट में आया है। ये जज होते हुए भी ये ऑफशोर कंपनी चला रहे थे और पनामा में बिजनेस कर रहे थे। अच्छा, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या है। इससे पहले जो वाक़या हुआ है वो शौकत सिद्दीकी साहब का, शौकत सिद्दीकी साहब नहीं, उन पर करप्शन का इल्ज़ाम हाँ, नहीं था, हाँ, उन पर कुछ एक और और भी। शौकत भी थे, सॉरी भुट्टो साहब के साथ। हाँ, वो और भी थे। नहीं लेकिन उनके खिलाफ कोई आपके कार्रवाई दोस्त नहीं हुई थे? थी। हाँ, मेरे दोस्त थे और लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और ये जो अभी इससे पहले जो देखें, बात सुने, एक और सवाल है। अच्छा, ये एक और सवाल, आप बात जिस तरफ सुप्रीम ले जा, कोर्ट, अच्छा ये मतलब ये इस्तीफा दे दें तो सब पे मट्टी पड़ जाती है। हाँ, इस्तीफा दे दें। जजेस